हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज हम बात करेंगे 10th क्लास सीबीएसई कोर्स बी का जो सैंपल पेपर एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है, उस सैंपल पेपर के रिव्यू के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में और किस तरह का हमारा प्रश्न पत्र, किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट रहने वाला है, क्या क्या उसके अंदर खंड होंगे, किस प्रकार का हमारा प्रश्न पत्र होगा, इस चीजों की तमाम जानकारी हम एक एक टॉपिक वाइज, एक एक खंड वाइज इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर यहां पर जारी किया गया, उसका क्या क्या हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड स्लाइड से। जैसा कि यहां दिया हुआ है क्लास 10 बोर्ड 2022-23 का जो हमारा सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर के अंदर खंड अ और खंड ब दो प्रकार से इसके अंदर आपके दो पार्ट दिए जाएंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है, इस खंड अ के अंदर हम देख सकते हैं, खंड अ के अंदर वस्तुपरक प्रश्न दिए हुए हैं। वस्तुपरक मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये जो वस्तुपरक क्वेश्चंस हैं ये 40 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर के लिखिए। तो ये 5 नंबर के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, पांचों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यहां एक बार हम गद्यांश पढ़ के देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास के द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। हम इतिहास की बात करें या वर्तमान की भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय एवं हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की अगर हम बात करें, इस कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसके दो प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में अच्छी सड़कें, 2 मंजिले मकान, स्नान घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से पता चलता है कि वहां नावों से सामान उतारने के लिए 216 इंटू 37 मीटर लंबी चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी हुई थी। ये लोग मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डी, कांच आदि की मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थे, कुशल थे। धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रखे हुए नृत्य करती हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाले व्यक्ति की यहां पर दिखाई गई। ये तीनों मूर्तियां कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। हम कह सकते हैं कि कला के जानकार इन तीनों मूर्तियों को देख करके उन तमाम सभ्यताओं के बारे का अंदाजा लगा सकते हैं। मूर्ति का श्रेष्ठ होना मूर्तिकाल के कौशल पर निर्भर करता है एवं मूर्ति की प्रत्येक भाव भंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी जान लगा देता है। भारत के प्रत्येक कोने कोने में इस प्रकार की विभिन्न कलाएं हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती है, इस प्रकार से दिखाई देती है। इस अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। इस प्रकार पहला प्रश्न जो है वो आपके अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। हमें एक एक गद्यांश के एक एक लाइन को बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से पढ़ना होगा ताकि हम इसके अंदर से पूछे गए प्रश्नों का
सही उत्तर और सटीक आंसर हम दे सके, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्या होंगे? एमसीक्यू बेस्ड। इसी प्रकार से पहला जो प्रश्न पूछा हुआ है, भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है? क, बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन, ख, मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने, ग, संवेदनशील भारतीय नागरिक, और घ है विभिन्नता में एकता का प्रतीक। इसमें जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो है विभिन्नता में एकता का प्रतीक। ये हमारे अनोखा राष्ट्र कहने से बिल्कुल तात्पर्य है कि यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अलग अलग चीजें होने के बावजूद भी उनमें एकत्व की भावना है, एकता के सूत्र में उनको पिरोया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है मूर्तिकार के कौशल का, ख, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, ग, प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का, घ, स्वाधीनता संग्राम के नायकों का। इन चारों में जो बिल्कुल सही आंसर है वो है थर्ड वाला, कि प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं रही, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अच्छा और सही सुव्यवस्थित विशेषता इसकी है कि प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश हमें किस बात का संदेश देता है? क है कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करे, ख है भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व भर में प्रसिद्ध है, ग दिया हुआ है भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, घ है स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है। इन चारों के अंदर जो सबसे सटीक बात लगी वो है ऑप्शन 3 वाला, ग वाले के अंदर, कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। गद्यांश में मूर्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन दर्शाता है किससे? क, सूक्ष्म अवलोकन से या कला प्रेम, ख है प्राचीन मूर्तियों की भावभंगिमा को देखकर, स्थूल अवलोकन या कला प्रेम, या सांस्कृतिक एकता एवं सौहार्द। कि यहां पर अगर मूर्तियों का सविस्तार वर्णन अगर देखते हैं तो बहुत बारीकी के साथ उसका अवलोकन किया गया और कला के प्रति प्रेम जाहिर किया गया। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो है वो है ऑप्शन क, कि इस गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन, सूक्ष्म अवलोकन और कला प्रेम को यहां इस रूप में दर्शाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक है। कथन ए दिया हुआ है, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। कारण दिया हुआ है, भारतीय वास्तुकला एवं मूर्ति कला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। भाई ए और कारण क्या दोनों गलत हैं? कथन ए गलत है लेकिन कारण बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। घ ऑप्शन दिया हुआ है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है। अब इन चारों ऑप्शन में हम पहले देखेंगे कथन और कारण क्या है। भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय बना हुआ है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्ति कला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ग, कि कथन ए बिल्कुल सही है जो गद्यांश में दिया हुआ है, लेकिन जो कारण आर है ये इसकी गलत व्याख्या करता है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ग। तो यहां पर इस प्रकार से पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद में एक एक प्रश्न पर आधारित जो हमारे एमसीक्यूज वाले ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को देख करके उसके आंसर्स हमें चुनने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी हमारे अपठित गद्यांश से संबंधित है। 2 गद्यांश हमें दिए गए हैं। गद्यांश एक बार पढ़ते हैं। परिश्रम यानी मेहनत
अपना जवाब आप ही है, उसका अन्य कोई जवाब ना हो सकता है। अर्थात जिस काम के लिए परिश्रम करना आवश्यक हो, हम चाहें कि वह अन्य किसी उपाय से पूरा हो जाए, ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं है। वह तो लगातार मन लगाकर परिश्रम करने से ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेति लक्ष्मीम, अर्थात उद्योग या परिश्रम करने वाले पुरुष सिंहों का ही लक्ष्मी वरण करती है, लक्ष्मी उन्हीं का ही स्वागत करती है। सभी प्रकार की धन संपत्तियां, सफलताएं लगातार परिश्रम से ही प्राप्त होती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह परीक्षण की कसौटी पर खरा कसा गया सत्य है। निरंतर प्रगति और विकास की मंजिलें तय करते हुए हमारा संसार आज जिस स्तर और स्थिति तक पहुंच चुका है, वह सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से नहीं हुआ है। कई प्रकार के विचार बनाने, अनुसंधान करने, उनके अनुसार लगातार योजनाएं बनाकर तथा कई तरह के अभावों और कठिनाइयों का पर बैठकर दूसरों पर शासन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं और ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन किन रास्तों से चलकर किस किस तरह के कष्ट परिश्रम पूर्ण जीवन जीने के बाद उन्हें इस स्थिति में पहुंच पाने में सफलता मिल पाई है। हाथ पैर हिलाने पर ही कुछ पाया जा सकता है, उदास या निराश होकर बैठकर जाने से नहीं हो सकता। निरंतर परिश्रम व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रखकर सजग तो बनाता ही है, परिश्रमी तो बनाता ही है, और निराशाओं से दूर रख आशा उत्साह भरा जीवन जीना भी हमें ये परिश्रम सिखाता है। तो ये जो पद्यांश, ये जो गद्यांश है, ये परिश्रम और मेहनत पर आधारित है, जैसा कि इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ा। देखते हैं उनके क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दिया हुआ है, परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से क्या तात्पर्य है? सत्य सिद्ध होना, कथन का प्रामाणिक होना, आकलन की प्रक्रिया तीव्र होना, या घ योग्यता का मूल्यांकन होना। इसमें जो सही आंसर है वो है ख कि कथन का प्रामाणिक होना। कथन अगर प्रामाणिक होगा तो निश्चित तौर पर परीक्षण की कसौटी भी बिल्कुल प्रामाणिक या कसी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, हाथ पैर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है। पंक्ति के माध्यम से लेखक देश 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 की प्रेरणा दे रहे हैं। तेरा की, ख परिश्रम, ग परीक्षण, ग हस्तशिल्प। हम मालूम है कि हाथ पैर हिलाना मतलब परिश्रम करते रहने से बात हुई, तो इसके अंदर भी जो सही ऑप्शन होगा ख ऑप्शन, कि हाथ पैर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है। पंक्ति के माध्यम से लेखक परिश्रम की प्रेरणा दे रहे हैं। यहां आएगा परिश्रम और मेहनत से रिलेटेड बातें। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है, पुरुषार्थ के बल पर ही व्यक्ति धनार्जन प्राप्त करता है। 3 कथन हमारे सामने दिए हुए हैं। अब प्रश्न क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ठीक है, ऑप्शन क केवल 1, ऑप्शन ख है केवल 2, ग 1 और 3, ग है 2 और 3। इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा कि परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक भी बनाता है और पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति धनार्जन करता है। ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये हमारे गद्यांश से संबंधित हैं, इसलिए पहला और तीसरा तो ये दिया हुआ है ऑप्शन ग के अंदर, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में दिए गए अनुसंधान शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है? क परीक्षण, बी योजनाएं, ग अन्वेषण, घ सिंगम उपेति। बहुत ही सरल प्रश्न था। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, खोजना, तो इसके अंदर ग ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि यहां इसका अर्थ जो है अन्वेषण और अनुसंधान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और उसी शब्द को हमें यहां पर ढूंढना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है? गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। क ख है गया समय वापस नहीं आता। ग मेहनत से कल्पना साकार होती है। घ है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गद्यांश में
पूछा गया है कि सीख के आधार पर, तो यहां आएगा कि मेहनत से कल्पना साकार की जा सकती, जो हम सोच रहे हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, जो हम थॉट जो हमारे मन में चल रही है, वो अगर हम मेहनत करें तो मेहनत या परिश्रम से कल्पना को भी साकार किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रश्न जो है हमारे अपठित गद्यांश से पूछे गए, दोनों एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। प्रश्न 3, इसमें पदबंध से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए और 5 में से किन्हीं 4 के आपको सही उत्तर देने हैं। केवल 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। चारों प्रश्न जो एक एक नंबर के होंगे, देखना है। पहला क्या है, वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, रेखांकित में पदबंध कौन सा है? दौड़ रही थी। ये इस वाक्य की क्रिया हुई, तो इसके अंदर सही विकल्प होगा ग, क्रिया पदबंध। ठीक है, हमने पदबंध को अच्छे से पढ़ा है। पदबंध जो है, जो अंडरलाइन किया हुआ उस वर्ड को हमें पहचानना है कि वह वर्ड किससे रिलेटेड है और क्या उसके अंदर पदबंध होगा। तो दौड़ रही थी, एक क्रिया से संबंधित हुआ, इसके अंदर क्रिया पदबंध। अगला देखते हैं, निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। यह पूरा एक वाक्य है। निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस वाक्य में विशेषण पदबंध, विशेषण का मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, लड़ कौन रहा था? लड़ रहा था वजीर अली। और वजीर अली से पहले वाला जो ये है निर्भीक और साहसी, ये निर्भीक और साहसी जो है ये विशेषण पदबंध होगा। क्या होगा? विशेषण पदबंध। ये इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे देखते हैं, क्रिया पदबंध का उदाहरण देखिए कि इनमें से क्रिया पदबंध किसके अंदर आया है, वो उदाहरण हमें यहां पर देखना है। ठीक है, बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। यहां पर यह भी क्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि क्रिया सबसे अंत में आती है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने किया है, इसमें भी क्रिया पदबंध जो है वो अंडरलाइन में नहीं दिया हुआ। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। ये बिल्कुल सही इसमें आंसर दिया हुआ है कि बैठे रहते हैं। ये इस वाक्य का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। इसमें क्रिया पदबंध है और यही क्रिया पदबंध का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा हैं। रेखांकित में पदबंध कौन सा है? क, संज्ञा से पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध? बादशाह सुलेमान पशु पक्षियों के राजा हैं, तो यहां पर बादशाह सुलेमान वाक्य का कर्ता हुआ और वाक्य का कर्ता जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है संज्ञा पदबंध क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे, रेखांकित पदबंध का भेद कौन सा है? बताइए। क, संज्ञा पदबंध, इसके बाद एक ख, क्रिया पदबंध, ग, विशेषण पदबंध या घ, क्रिया विशेषण पदबंध? धीरे धीरे, इस प्रकार से यहां पर पहुंचने की विशेषता को इंगित कर रहा है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण, कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है। और इसमें जो क्रिया विशेषण पदबंध लगा है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कारण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा जो प्रश्न था ये पदबंध से संबंधित प्रश्न था। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए, 5 में से आपको सही आने वाले 4 प्रश्नों के बारे में इसका आंसर आपको देना था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, जब उसने ततारा को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या बन सकता है? क, ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी।
ततारा को देखकर वामीरो फूटकर रोने लगी। वामीरो ने ततारा को देखा और फूटकर रोने लगी। जैसे ही वामीरो ने ततारा को देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो है क ऑप्शन, कि ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। कभी भी जब हम किसी दूसरे वाक्य में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय, इंटरचेंज करते समय हमें उसकी विशेषताओं का ये सब चीजें दिमाग में रखनी होगी कि सरल वाक्य के अंदर एक तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड इसमें यूज में नहीं होते हैं और उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं और जैसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकता। ततारा को देखकर वामीरो फूट फूट कर रोने लगी, यहां पर जो है वामीरो शब्द कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा और सही ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन क। अगला देखते हैं, हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य, ग है सामान्य वाक्य। अब हम देखते हैं कि यहां पर जब और तब का प्रयोग हुआ है और जब और तब का प्रयोग जो है वो मिश्रित वाक्य में किया जाता है। कौन से वाक्य में? मिश्रित वाक्य में। और यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ग। तो बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था, यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर किया गया है। आपके अच्छे कार्यक्रमों को, तीसरा प्रश्न, सभी पसंद करते हैं, दिए गए वाक्य का मिश्रित वाक्य क्या बनेगा? आपके अच्छे कार्यक्रम सभी के पसंदीदा होते हैं। जब कार्यक्रम होते हैं अच्छे हैं, सभी पसंद करते हैं। आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। ग है आपके कार्यक्रम इतने अच्छे हैं इसलिए सभी को पसंद आते हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, कि की का प्रयोग करते हुए यहां पर जो वाक्य बना है ये बिल्कुल सटीक और सही अर्थ को बयां करता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा ग, कि आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। जब भी इंटरचेंज करें तो वर्ड्स हमें ध्यान रखने की कौन कौन से समुच्चय बोधक या विपरीत समुच्चय बोधक या योजक शब्दों का प्रयोग हमें करना है। तो यहां पर मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हम ये की का प्रयोग किया गया है, जिससे कि सही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं, ये गलत है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी शब्द का प्रयोग हुआ है, ये मिश्र वाक्य में होता है, ये भी गलत है। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया, ये भी गलत है। इसमें सटीक सही आंसर है, इसलिए का प्रयोग जो है वो संयुक्त वाक्य में किया जाता है, ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक नहीं लिख रही है, रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद कौन सा है? लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया है और लेकिन शब्द का प्रयोग जो है वो संयुक्त वाक्य में किया जाता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 5, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये जो अगला प्रश्न है ये समास से संबंधित प्रश्न है कि ठीक है, देखते हैं। महावीर शब्द समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? महावीर शब्द किस समास से रिलेटेड हुआ? कि महान है जो वीर, इसका विग्रह बनेगा महान है जो वीर। और जहां पर इस प्रकार से है जो शब्द का प्रयोग होता है वो ऑप्शन होगा कर्मधारय समास, इसमें सही ऑप्शन है कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समास के अंदर क्या दिया हुआ है? चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा चंद्र का खिलौना, चंद्र और खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र के लिए खिलौना। ये चंद्र खिलौना जो है ये कर्मधारय समास से संबंधित है और यहां पर कर्मधारय समास के अंदर उपमेय और उपमान ये वाली विशेषता इसमें दिख रही है। इसके अंदर ग ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चंद्र रूपी खिलौना, कि यहां पर उपमेय उपमान का जो आपस में कंपेयर करना है वो दिखाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, 2 युग्म दिए हुए हैं,
सही को हमें सुमेलित करना है। समस्त पद एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ समास का नाम। ग्रह प्रवेश द्वंद्व समास दिया हुआ, साफ साफ, अव्ययभाव, त्रिकोण, तत्पुरुष, मृगलोचन, बहुव्रीहि समास। यहां पर क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित हमें चुनना है। 1 और 2, ख है 1 और 3, ग है 2 और 4, घ दिया हुआ है 3 और 4। इसमें जो सही विकल्प है वो है 2 और 4, 2 और 4, यानी ग ऑप्शन। 2 देखते हैं, साफ साफ, साफ साफ जो है यहां पर आएगा, और दूसरा दिया हुआ है चौथा मृगलोचन। मृगलोचन के अंदर भी यहां पर जो है वो बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर दिए हुए, बाकी सब ऑप्शन जो हैं दोनों बाकी बचे हुए वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास विग्रह समास का चयन करना है। सत्य और ग्रह द्वंद्व समास, सत्य का आग्रह तत्पुरुष, सत्याग्रह अव्ययभाव समास, सत्य के लिए आग्रह। बिल्कुल सही आंसर है सत्य के लिए आग्रह, सही उत्तर। इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला देखिए, चतुर्मुख का समास विग्रह भेद होगा। चतुर्मुख का समास विग्रह और भेद होगा। चतुर है जो मुख, बहुव्रीहि समास, ये गलत है। चार मुख तत्पुरुष, ये भी गलत है। चतुराई झलकती जिसके मुख से अर्थात व्यक्ति विशेष, ये भी गलत है। सही आंसर है चार मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा। यहां पर अन्य पुरुष की प्रधानता, और अन्य पुरुष होता है बहुव्रीहि समास के अंदर, और यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके व्याकरण से संबंधित। व्याकरण के चारों जो टॉपिक हैं वो खंड अ के अंदर शामिल किए गए हैं। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के आपको उत्तर देने हैं। 6 प्रश्न हैं, 6 में से 4 करने हैं। पहला, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का सही चयन करना है। गिरह बांधना, मार डालना, तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट कर देना, यह भी गलत है। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, कदम उठाना, सामना करना। इसमें सही जो ऑप्शन है वो है ग ऑप्शन, पन्ने रंगना अर्थात व्यर्थ में लिखना। इसमें मुहावरा भी सही है और इसका अर्थ भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाती है, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे की लाठी बनना, मोह माया के बंधन में पड़ना। ये जो है ये बड़े भाई साहब में से लिया हुआ है और ये इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना, और ये हमारे डीपीपी का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूं मेरे सामने डेश डेश डेश। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प आपको यहां पर चुनना है। डेरा डालता है, हवा में उड़ता है, त्योरियां चढ़ा लेता है, या दीवार खड़ी कर देता है। इसमें आएगा दीवार खड़ी कर देता है सही उत्तर। कि तू मित्र या शत्रु है, जहां भी जाता हूं मेरे सामने तुम दीवारें खड़ी कर देता है, ये बिल्कुल सही उत्तर इसके अंदर बनेगा। दीवार खड़ी कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ाई में मेहनत कर मैं डेश 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 हो सकता हूं, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति। यहां पर भी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खून का घूंट हो सकता हूं, एक पन दो काज हो सकता हूं, पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, अपना हाथ जगन्नाथ हो सकता हूं। इसमें सही ऑप्शन आएगा पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, कि मैं पढ़ाई में मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, ये बिल्कुल सही इसमें उत्तर होगा। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा?
तुम सारा दिन काम करने में जुटे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो, सारा दिन काम में जुटे रहना। कोल्हू का बैल, खेत का बैल, तीन तेरह होना, हक्का बक्का होना, ये तीनों जो हैं वो गलत हैं। सही उत्तर है कोल्हू का बैल। कि कोल्हू का बैल भी क्या है कि वो दिन रात चक्कर काटता ही रहता है। तो यहां कहा कि तुम सारा दिन काम करने में जुटे रहते हो, तो इसके लिए सही मुहावरा है कोल्हू का बैल। मुहावरे में आखिरी प्रश्न, अत्यधिक दुखी होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, कड़वे गुड़ पीना, आपे से बाहर होना, कलेजा मुंह को आना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कलेजे मुंह को आना। कलेजे मुंह को आना, इसका मतलब है अत्यधिक दुखी होना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न हमने अपठित गद्यांश, इसके बाद 4 प्रश्न जो हैं वो समास, पदबंध, वाक्य विचार और मुहावरों से संबंधित हुए, और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड। इसके बाद निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़ना है। अब सीन पैसेज इसमें दिए हुए हैं, उसमें से भी हमें 5 प्रश्न जो हैं ये भी 5 अंक के होंगे। ये जो कविता है ये मनुष्यता से ली गई है। जो हमारी मनुष्यता कविता है, कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित और स्पर्श से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है वो स्पर्श से रिलेटेड आएगा और पोयम से रिलेटेड आएगा कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कवि खालिस्तान के पक्षधर हैं। कवि खालिस्तान के पक्षधर हैं। निरन्वय, समन्वय, क्रमान्वय, दूरान्वय, इसमें सही ऑप्शन आएगा समन्वय के। आपस में समन्वयता दिखाने के पक्षधर कवि हैं। दूसरा, अभीष्ट मार्ग से क्या तात्पर्य है? स्वर्गगत मार्ग, प्रमाणित मार्ग, क्रीड़ा क्षेत्रीय मार्ग या मनोवांछित, अपने इच्छा अनुसार जो मार्ग आपने चुना है उस पर चलने के लिए अभीष्ट मार्ग कहा गया है। इसमें सही ऑप्शन जो है वो है मनोवांछित। ठीक है, अगला प्रश्न, समर्थ भाव है दूसरों को सफल करते हुए स्वयं सफल होना, ज्ञान मार्ग बताते हुए सफल होना, शक्ति प्रदर्शन द्वारा सफलता दिलाना, सफल करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना। यहां जो सही आएगा ऑप्शन क, कि सफल करते हुए स्वयं सफल हो। यहां पर उसके लिए यहां पर इसका सही आंसर होगा। भिन्नता ना बढ़ेगा क्या आशय? मत भिन्नता ना हो, मतभेद कम हो, भेदभाव भिन्न हो, या मतभेद अधिक हो। तो यहां आएगा मतभेद कम हो, ख ऑप्शन। भिन्नता नहीं बढ़ने का मतलब है कि मतभेद हमारे बीच में बिल्कुल कम होने चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, बाहरी आडंबरों का विरोध करना चाहिए, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये 5 सेंटेंस आपके सामने, इसमें नीचे प्रश्न पूछा गया होगा। पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनिए कि इसमें से सही विकल्प कौन से हैं। तो इसमें आएगा ख ऑप्शन। पहला, तीसरा और जो 5वां जो है ये बिल्कुल मेल खाते हुए वाक्य हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको पठित पद्यांश के अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का आपको चुनना है। 2 क्वेश्चन के जो हैं 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। तुम्ही राम तुम्ही लक्ष्मण कवि ने ऐसा क्यों कहा? ये जो प्रश्न है ये भी स्पर्श की जो कविता वाला पार्ट है
उसमें से पूछे जाएंगे। और यहां जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा जो कविता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देश की रक्षा सभी देशवासियों का कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की रक्षा की गई। सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करते हैं। आत्म बलिदान के अवसर आत्म बलिदान के अवसर निरंतर बने रहते हैं। इसमें है कि देश की रक्षा सभी देशवासियों के ऊपर है, कि हम भी राम हैं, हम ही लक्ष्मण हैं, और हमें इस देशवासियों के कर्तव्य को पूरा करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, तब मुख पहचानू छिन छिन में, ये जो लाइन आई है, ये लाइन आई है आत्मत्राण पोयम, आत्मत्राण, ये लास्ट पोयम है आत्मत्राण स्पर्श की, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, तब मुख पहचानू छिन छिन में। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है प्रभु की सत्ता पर संदेह ना करना, कि तुम्हारे मुख को पहचान कर प्रत्येक क्षण में तुम्हारी आराधना करूं। तो यहां पर यही आया है कि प्रभु की सत्ता कभी भी संदेहास्पद नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न खंड अ के अंदर, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है और ये सीन पैसेज पर रिलेटेड है। यहां पर गद्यांश पढ़ना है, प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। ये जो पूरा का पूरा गद्यांश है, ये पठित गद्यांश, क्या है ये पठित गद्यांश, ये भी स्पर्श से संबंधित है। जो हमारी स्पर्श का गद्य भाग है, उस गद्य भाग से संबंधित ये वाला पोर्शन आया है। और ये जो पार्ट है वो है तीसरी कसम, तीसरी कसम, जिसको लिखा है प्रहलाद अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रहलाद अग्रवाल जी ने ये चैप्टर लिखा और इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न इसके अंदर कुछ पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। गीत रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर, संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की क्योंकि उनके अनुसार क 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा, इससे दर्शकों की रुचियों का परिष्कार नहीं होगा, जागरूक दर्शक ऐसी स्पष्ट बातें पसंद नहीं करते थे, या दर्शकों की रुचि के लिए उन पर उथलापन नहीं थोपना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क। संगीतकार जय किशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि 10 दिशाओं का गहन अतिरिक्त गहराई का ज्ञान दर्शकों को नहीं होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिशाएं 4 ही होती है, पूर्व जो दिशाएं हैं वो 4 ही होती है। ये पूर्व हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो 4 दिशाओं के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन 10 दिशाओं का ज्ञान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शंकर जय किशन साहब ने आपत्ति की थी और इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। कथन के माध्यम से ज्ञात होता है कि कवि शैलेंद्र हैं, क्या है उनकी क्या विशेषता इससे नजर आती है। दृढ़ निश्चयी, सफल फिल्म निर्माता व कवि, यहां पर यह तो ठीक था लेकिन यहां पर यह चीज गलत हो गई। सफल फिल्म निर्माता, गीतकार व कवि, यहां पर यह चीज भी गलत होगी, इसलिए यह भी नहीं होगा। समाज सुधारक, कर्मयोगी, गीतकार और कवि, यह भी सही ऑप्शन नहीं है। आदर्शवादी, उच्च कोटि के गीतकार और कवि, कि यहां पर आदर्शवादी सिद्धांतों का उन्होंने समर्थन किया कि मैं समाज के नियमों के विपरीत जाकर के किसी भी प्रकार की फिल्म का निर्माण नहीं करूंगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन घ। तीसरा है, निम्नलिखित कथन है तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें से सही विकल्प आपको
चुन्ने। कथन ए दिया हुआ है उनके गीत भावप्रवण थे, दुरू नहीं। कारण दिया हुआ है शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावनाओं और उत्प्रेरक से थे, उनमें गहराई थी। गीतों की भाषा सहज और सरल, क्लिष्ट नहीं थी। इसके अंदर देखना पड़ेगा हमें, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं, या कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसमें सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन घ, कि कथन ए तथा कारण आर दोनों बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि ये कारण जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसमें ये बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है, खंड ऑप्शन घ। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, मेरा जूता है जापानी ये गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना दर्शाता है शैलेंद्र के प्रति उनका क कर्तव्य बोध, ख मैत्री भाव, ग व्यक्तित्व, घ अवलोकन। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ग अवलोकन। ठीक है, इसके बाद अगला है लास्ट प्रश्न, गद्यांश के आधार पर शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप मिलती है कि वे थे बेहद गंभीर उदार दृढ़ इच्छा शक्ति और संकीर्ण हृदय वाले, बेहद गंभीर उदार कृपण और संकीर्ण हृदय वाले, बेहद गंभीर भावुक कृपण और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, बेहद गंभीर उदार दृढ़ इच्छा शक्ति और भावुक वाले। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन घ, कि वे बेहद गंभीर थे, उदार थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे और बहुत ज्यादा भावुक थे। तो इस प्रकार से जो हमारा खंड अ है, इस खंड अ के अंदर इस प्रकार से हमने कई प्रकार की चीजें देखी जो एमसीक्यू टाइप थे। आखिरी प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प, यहां पर ये जो है ये स्पर्श के गद्य भाग से संबंधित होगा। यहां पर दो प्रश्न स्पर्श के डायरेक्ट पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से लिया हुआ है, प्रेरणा दर्शाते हैं। पहला इसमें सही ऑप्शन आएगा पहला ख, और ख ऑप्शन सही है पहला, और दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि पहला और दूसरा ऑप्शन कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यास्पद बना सकता है, और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी छात्र जीवन के लिए सबसे जरूरी अंग है। इसमें बिल्कुल सही जो है वो स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ख पहला और दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि खंड अ का लास्ट प्रश्न है, सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के लिए पीछे कर्नल का क्या उद्देश्य था, अपने परम मित्र सादत अली की हर संभव सहायता करना, जाबाज योद्धा के रूप में मित्र सादत अली को प्रसिद्ध करना, कंपनी के वकील का कत्ल करवाने के लिए मिलकर षड्यंत्र रचना, अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना। इसमें जो सही ऑप्शन होगा घ ऑप्शन, कि अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना ये कर्नल का मुख्य उद्देश्य था, और इसके अंदर ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने खंड अ के अंदर 10 प्रश्नों के बारे में जाना, और 10 प्रश्नों में हमने देखा कि स्पर्श, व्याकरण और जो हमारा अपठित गद्यांश है इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो खंड अ के अंदर पूछे गए, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सबके सब प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट अब तक हम लोगों ने खंड अ के बारे में देखा कि खंड अ जो हिंदी कोर्स बी का सैंपल पेपर आज हम लोग जो रिव्यू कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन जो थे खंड ए के या खंड अ के वो सब ऑब्जेक्टिव बेसिस थे, जिसमें 2 प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित पूछे गए, इसके बाद मुहावरे, समास, वाक्य विचार, और इसके अलावा जितने भी पदबंध, और एक सीन पैसेज स्टोरी वाला, एक सीन पैसेज पोयम वाला। तो इस तरह से पूरे पैरेलल रूप में 40 नंबरों का हमारा खंड ए रहा। अब बात करते हैं खंड ब, जैसा कि यहां दिया हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, कि यहां जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रश्न सब्जेक्टिव बेसिस पर होंगे, वहां हमें राइटिंग पोर्शन के रूप में लिखना पड़ेगा।
जैसे प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए, और इनके प्राप्तांक भी आगे दिए हुए हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर का होगा। 3 में से हमें 2 प्रश्नों के उत्तर यहां पर देने हैं। 3 प्रश्न दिए हुए, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, भ्रमण हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है, घूमना हम सब पसंद करते हैं, अपनी बिजी दिनचर्या के बीच चैन से भरे कुछ पल शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं, शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना परम आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या कहा? क्या वास्तव में हम सभी को इसकी आवश्यकता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। बड़े भाई साहब कहानी के अंदर इन सब चीजों के बारे में कहा गया कि चैन से भरे पल बिताने के लिए सबको अधिकार है, और अपने मंतव्य से हम इस प्रश्न का उत्तर उस पाठ के आधार पर पूरे बखूबी अंदाज में दे सकते हैं। तो अपने विचारात्मक प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कितनी भी दिनचर्या हो, कितना भी व्यस्ततम काम हो, लेकिन व्यक्ति अपना व्यस्ततम दिनचर्या निकाल करके इस प्रकार के चैन भरे पल अगर पाता है तो निश्चित तौर पर अपना भी इसके अंदर फायदा है और परिवार को भी कहीं ना कहीं हम समय दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसी क्रम के अंदर, डायरी का एक पन्ना के माध्यम से, ये डायरी का एक पन्ना जो चैप्टर है ये स्पर्श वाली बुक का दूसरा चैप्टर है गद्य भाग का, और इसके राइटर है मिस्टर सीताराम से केसरिया, सीताराम से सरिया। आपको प्रत्येक पाठ के लेखक और प्रत्येक पाठ का नाम याद होना चाहिए ताकि हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। इसमें आपने गुलाम भारत के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के विषय में जाना। आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को बताते हुए पाठ प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति आदर्श भक्ति का भाव, अपने राष्ट्र भक्ति के प्रति अपने प्रेम भावना और अपने राष्ट्र के प्रति जितनी भी प्रकार की सुरक्षा नागरिकों की कर सकें, अपने स्वार्थ को भुलाकर वो काम हमें पूरी तरह पूरी शिद्दत के साथ करते रहना चाहिए। गुलाम भारत के अंदर हमने कई प्रकार का माहौल देखा कि अंग्रेज गवर्नमेंट किस कदर हम भारतीयों पर अत्याचार करती थी, लेकिन उसके बावजूद समस्त क्रांतिकारियों की मदद, समस्त आंदोलनकारियों के सहयोग से हमने उस गुलाम भारत के अंदर 1930 में पहली बार हमने जब असफल रहे उस उत्सव को मनाने के अंदर, तो हमने दोबारा उसकी पुनरावृत्ति की और अगले वर्ष दोगुने उत्साह के साथ हम सब ने अपनी भागीदारी निभाई। उसी प्रकार उसी क्रम में हमें भी अपने देश के प्रति वो जुझारूपन, वो संघर्ष वालापन वो दिखाना चाहिए। ये सब हमारे देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है, तो ताकि हम अपने भारतवर्ष के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अपना कुछ योगदान दे सके। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इस वर्ष आपने पाठ्यक्रम में लोक कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी है। ये कहानी समाज की विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है। यहाँ जो लोक कथा की बात हुई वो लोक कथा है ततारा वामिरो कथा। कौन सी कथा है? ततारा वामिरो कथा, और इस कथा के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई ने यहां अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार द्वीप जनजाति के अंदर जो एक वैवाहिक परंपरा पर क्षोभ था, कौन सी परंपरा? वैवाहिक परंपरा। और क्या वैवाहिक परंपरा थी, क्या कुरीति थी कि दोनों को वैवाहिक डोर में बंधने के लिए एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो यहां इस प्रकार की अगर विसंगतियां समाज के अंदर व्याप्त है तो हमें इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी सामाजिक नियम उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को देख करके बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के साथ साथ हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 में 3 प्रश्न पूछे गए, इन 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और इनका जो मूल्यांकन है वो 6 मार्क्स के अंदर से दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। यह भी सब्जेक्टिव प्रश्न है और इसके अंदर भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ये जो पोर्शन है ये स्पर्श वाली बुक के पद्य भाग से लिया गया है। कौन से भाग से? पद्य भाग से। इसमें पहला प्रश्न है कि आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां सर्वाधिक प्रभावित करती है? कि हमारे द्वारा इस पाठ्यक्रम में एक मनुष्यता पोयम पढ़ी गई, आत्मत्राण पढ़ी गई, और ये अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि कौन सी पंक्तियां आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की। तो यहाँ पर प्रत्येक कविता के आखिरी पद्यांश के बारे में आपको ध्यान रखना है। मनुष्यता में कहा गया, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन पंक्तियों के बारे में अगर हमें याद होता तो इस प्रश्न का हम बिल्कुल सही उत्तर दे सकते थे। अगला प्रश्न, कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख करो। यहाँ पर कबीर और मीरा दोनों चैप्टर आपको पहला और दूसरे नंबर पे पढ़ाए हुए हैं। कबीर की विशेषता है कि कबीर ने ब्रज, अवधी, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली हिंदी, इसमें अपनी रचनाएं लिखी, इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया, पचमेल खिचड़ी कहा गया। वहीं मीराबाई की भाषा को ब्रज मिश्र सदुक्कड़ी कहा गया कि ऊपर की 3 भाषाओं के अलावा बंगाली और ब्रज, इसका मिश्रण उसके अंदर साफ तौर पर देखा जाता और साथ में राजस्थानी भी। तो इस प्रकार से उनकी विशेषताएं बतानी है। कबीर ने निर्गुण पंथ रूप में ईश्वर की भक्ति की, जबकि मीरा ने सगुण साकार गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से तीसरा, आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया? ये वाला जो प्रश्न है ये आया है पर्वत प्रदेश में पावस कविता से। पर्वत प्रदेश में पावस, ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। ठीक है, यहां कहा गया कि यहां का प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार से,
झरने बह रहे हैं। दूध के समान सफेद झाग बहते हुए झरनों का लगातार प्रवाहित होना, कलकल की आवाज और वहां पर आने वाले व्यक्तियों के मन में रोमांच और स्फूर्ति का संचार, मोतियों की माला के समान सफेद और उज्जवल कई प्रकार के वृक्ष, शाल के बड़े बड़े वृक्ष आकाश की ओर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे इंसान की आकांक्षाएं आसमान के समान छू रही हो। तो इस प्रकार से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब ये जो प्रश्न है ये हमारी दूसरी पुस्तक संचयन में से लिए हुए हैं। इसमें भी 3 अलग अलग प्रश्न, क्योंकि 3 ही चैप्टर हैं। हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला, तीनों में से एक एक प्रश्न पूछा हुआ है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती, उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर पक्षपात शुरू कर देते हैं। हरिहर काका सभी के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे। काका के मामले में गांव वालों की राय तर्क सहित स्पष्ट कीजिए कि गांव वाले अलग अलग मतभेद के कारण अलग अलग विचारधारा में बढ़ गए। एक पक्ष कह रहा है कि जमीन महंत जी और ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। दूसरा पक्ष कह रहा है कि परिवार के नाम होना चाहिए, क्योंकि भाई का परिवार भी अपना ही परिवार है। एक पक्ष कह रहा है कि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड का आदमी है वो चाहता है कि सरकार को जमीन नाम कर दे ताकि वहां पर सरकारी स्कूल बना दिया जाए। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी राय के अकॉर्डिंग यहाँ अपनी अपनी चीजों को निकालने की कोशिश की, इसलिए सबका अलग अलग मंतव्य वहां पर हमें दिखाई दिया। अगला प्रश्न, स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगता था। कथन के प्रकाश में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण और गतिविधियों की क्या उपयोगिता है। कि विद्यालय में स्काउट कोई भी एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स की हो चाहे कल्चरल हो, एक्टिविटी के साथ एनसीसी, एनएसएस, इस प्रकार की प्रशिक्षण से कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में हौसला अफजाई होता है। छोटे छोटे कामों के बारे में व्यक्ति को जानने की इच्छा प्रकट होती है। विद्यालयी जीवन में सिलाई, कढ़ाई, इस प्रकार से लोगों के अंदर जुझारूपन की जो शुरुआत है वो विद्यार्थी काल से होती है। और ये सारे कैंप ये हमें इन सब चीजों की सीख विद्यालयिक जीवन में स्टूडेंट लाइफ के अंदर बिल्कुल उपयोगिता साबित करते हैं। बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता। बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है। उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन करो। कि बच्चे का बाल मन इस कदर होता है कि जो उसको चीज बहुत पसंद होती है वो उसी की ओर अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है, वो अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखाई देती है वो चीज। यहाँ इस पाठ के अंदर टोपी जो था उसका मन भी इफ़न की दादी के प्रति झुका रहा, क्योंकि वो उसकी भाषा को समझती थी, उसको कहानियां सुनाती थी। और छोटे बच्चों को बालपन के अंदर इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ये बच्चे की बचपन की या बाल्यकालीन मनोदशा पर व्यंग्य नहीं है, जबकि उसके बाल्यकालीन अवस्था की विशेषताओं को जिक्र करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप इलेबोरेट कर सकते हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ये आपके राइटिंग पार्ट आने वाले हैं। राइटिंग पार्ट के लिए आपको हर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 वर्ड्स में आपको एक अनुच्छेद तैयार करना है। पैराग्राफ लिखना आप लोगों को सबको बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मैन बॉडी,
मैन बॉडी के बाद में उसका उपसंहार जिसको कॉन्क्लूशन कहते हैं, ये सब चीजें हमें माइंड में रखनी है। एक या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ के अंदर, एक पूरे पेज के अंदर आप अनुच्छेद लिखना है। ये निबंधात्मक तरीके से नहीं लिखा जाएगा। इसमें संकेत बिंदु, संपूर्ण जीवन की आधारशिला, चरित्र निर्माण की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्या होती है, देश व समाज के लिए क्या उपयोगी है विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण, इस प्रकार से इनकी हेल्प लेते हुए आप इस टॉपिक को आपको इलेबोरेट करना है। और इन 3 में से आपको कोई एक टॉपिक सॉल्व करना है। जैसे पहला दिया हुआ है स्टूडेंट लाइफ एंड कैरेक्टर, 2020 क्रिकेट का रोमांच और दौड़ती हुई जिंदगी, इस प्रकार से तीनों के सब पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आप वेणु राजगोपाल हैं, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिख करके सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र। और फॉर्मल लेटर के आपको फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। दोनों जो हैं, एक प्रधानाचार्य वाला प्रार्थना पत्र है और एक जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को लिखना है, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। इसके बाद में विषय के बाद में महोदय, उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है कि इसी फॉर्मेट में आपको ये पत्र लिखना। और नीचे वाले पत्र के अंदर एड्रेस नहीं आएगा, जबकि इस वाले पत्र के अंदर आपको ऊपर सबसे पहले एड्रेस देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 शब्दों में सूचना लिखनी है, दोनों में से एक पर। यहां पर विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव होने के नाते लिखना है। ठीक है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का विवरण देना है, बॉक्स बना करके दोनों हमें सूचना लिखी जाती है। ये आपको फॉर्मेट सब बताए हुए हैं, जितने भी टॉपिक हैं ये सब फॉर्मेट वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 60 शब्दों में विज्ञापन। विज्ञापन के अंदर भी आपको बॉक्स बनाना है। एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश वर्ड्स यूज में नहीं लेने, रेड पेन यूज में नहीं लेना, हिंदी वर्ड्स और आकर्षक शैली के अंदर कम से कम शब्दों में विज्ञापन लिखा जाता है। उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी गुणवत्ता का हमें इसके अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें लघु कथा शॉर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग लिखनी है कि कोई स्टोरी से रिलेटेड आपको याद आ रही हो, नहीं आ रही हो तो बना करके लिखना है। और इसके अंदर दिया हुआ है ईमेल, कि ईमेल जो जिस तरह से हम कंप्यूटर में लिखते हैं, तो या तो ये वाला प्रश्न करो या ये वाला प्रश्न करो। इस प्रकार से हम राइटिंग पार्ट के अंदर हम अपने इमेजिनेशन, अपने कल्पनाओं के आधार पर हम इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज हमने कोर्स बी, जो हमारा 10th क्लास का सीबीएसई सैंपल पेपर हमने देखा, उनके क्वेश्चंस हमने जाने, उनके सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना, तो आप सभी को पसंद आया होगा। और इसी सैंपल पेपर के ब्लूप्रिंट के आधार पर हमें अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। आप सभी को परीक्षा के लिए सबसे पहले तो शुभकामना और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।